The story There Will Come Soft Winds by Ray Bradbury takes its title from a poem of the same name by Sarah Talsdale, which was published in 1920 after the First World War. क्लियर ना इस स्टोरी का टाइटल जो रे ब्रैडबरी ने स्टोरी लिखी है, टाइटल लिया गया है एक पोम से। पोम सेम नेम से लिखी गई है सारा टीजडेल के द्वारा, जो पब्लिश हुई थी 1920 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। द कंट्रास्ट, अगर हम कंट्रास्ट में देखें उस पोम से इस स्टोरी में, तो ब्रैडबरीज की जो स्टोरी है वॉज पब्लिश्ड इन 1950, 5 years after the United States detonated 2 atomic bombs over the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो वो पोम लिखी थी। मे बी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो डिवास्टेशन हुआ, जो डिस्ट्रक्शन हुआ, उसके साइड इफेक्ट उस पोम में निखर कर आ रहे होंगे। उसके 50 साल बाद यूनाइटेड स्टेट ने जो डिटोनेटेड किए 2 एटॉमिक बॉम्ब्स जापानीज सिटीज पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर, उसके जो डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स थे वो आपको इस पोम में, नॉट द इफेक्ट्स, मतलब उससे रिलेटेड कोई थ्योरी, कोई इंस्पिरेशन, कनेक्शन आपको इस स्टोरी में नजर आएगा। हाउएवर, हालांकि Bradbury not only took the title from the Teasdale's poem, but also quoted it within the story, having the house recite it directly. ब्रैडबरी ने ना केवल इस पोम का टाइटल लिया, बल्कि इस पोम को चांटिंग करते हुए, रिसाइट करते हुए भी इस स्टोरी में दिखाया गया है। हाउस इस पोम को रिसाइट करता है, मतलब इस पोम की लाइंस आपको इस स्टोरी में पढ़ने को मिलेंगी। Besides, in addition to this, इतना ही नहीं, both Teasdale's poem and Bradbury's story have similar theme, सेम थीम है। आप देखिए थीम क्या है, अंडरलाइन भी कीजिएगा इसको। नेचर would prevail even after the possible destruction of humanity. नेचर हावी रहेगा ही रहेगा, चाहे ह्यूमैनिटी का पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ही क्यों ना हो जाए। मतलब जितना ह्यूमैनिटी खत्म हो सकती है इस दुनिया में, अगर उतनी खत्म भी हो जाए, नेचर पनपता ही रहेगा। वाटर है, ग्रीनरी है, एयर है, माउंटेन्स हैं, दे विल कंटिन्यू आफ्टर द पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी आल्सो। तो बिकॉज ऑफ अस देयर इज नो नेचर, बिकॉज ऑफ नेचर वी आर हियर। हमारा होना ना होना नेचर पर कोई अफेक्ट डालने वाला है नहीं। Teasdale's poem talks about the existential insignificance of the human species in an idyllic post-apocalyptic world where nature would continue to exist peacefully after the extinction of human race. ये जो टील्सडेल्स की जो पोम है वो बात करती है एग्जिस्टेंशियल इनसिग्निफिकेंस, मतलब बिल्कुल एपरेंट इनसिग्निफिकेंस है ह्यूमन स्पीसीज का, हमारा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इस आइडियलिक पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड। एपोकैलिप्टिक जहां पर पूरी नीचे लिखा हुआ देखा, रेफर्स टू द टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जब पूरी तरीके से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, उस पूरी खत्म दुनिया के बीच में हमारा भी खत्म हो जाना एक नेचुरल सी बात है। हमारे बचे रहने से कुछ होना नहीं है, हम कुछ उखाड़ नहीं लेने वाले हैं। वेयर, ऐसी जगह, इन अर्थ जो ऐसी जगह है जहाँ नेचर जो है
कंटिन्यू होता रहेगा, उसका एग्जिस्टेंस पीसफुली चलता ही रहेगा हमारे एक्सटिंक्शन के बाद भी। पूरी ह्यूमन रेस खत्म ही क्यों ना हो जाए, नेचर अपना कंटिन्यूटी रखेगा। इन कंट्रास्ट, ये तो पोम में दिया हुआ है। इसके बिल्कुल अपोजिट अगर हम देखें, ब्रैडबरीज का जो डिपिक्शन है इज क्वाइट वॉयलेंट। उन्होंने काफी वॉयलेंट वे में, हिंसक तरीके से इसको दर्शाया है। And desolate, shaped by the imagery of a city reduced to rubble and ashes after the nuclear explosion। उन्होंने दिखाया है एक सिटी जो मतलब बहुत ही वायलेंट वे में दिखाया है, जो डिसोलेट हो गई है, वीरान हो गई है, और उसको ऐसे शेप्ड किया है इमेजरी के द्वारा, एक ऐसी सिटी जो अब मलबे में कन्वर्ट हो गई है, राख में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि उस सिटी पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। इनफैक्ट वास्तव में Bradbury has presented nature more violently as the fire consumes the automated house। नेचर कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उन्होंने नेचर को एक विलेन की तरह दिखाया है। उन्होंने नेचर को बहुत ही वायलेंटली प्रेजेंट किया कि फायर जो है कैसे एक ऑटोमेटेड हाउस को कंज्यूम कर लेती है। हियर, यहाँ, fire symbolizes nature, whereas the automated house represents technology। फायर नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ऑटोमेटिक हाउस है वो टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। दस इस तरह से इन बोथ द वर्क्स, नेचर अल्टीमेटली conquers humanity and is portrayed as the more enduring and powerful force, though it is marked by violence and brutality in Bradbury's story। इस तरह से दोनों ही तरीके से वर्क जो होता है, नेचर जो है अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी को कॉन्कर कर लेती है, दोनों ही में, चाहे आप प्रोज में देखें चाहे पोइट्री में देखें, वो ह्यूमैनिटी पर हावी हो जाती है। और इस चीज को पोर्ट्रे किया गया है द मोर एंड्योरिंग एंड पावरफुल फोर्स, बहुत ही एंड्योरिंग, जिसको बहुत इजीली हम डाइजेस्ट कर सके, और पावरफुल फोर्स के रूप, दो इट इज मार्क्ड बाय वायलेंस एंड ब्रूटिलिटी एंड इन ब्रैडबरीज स्टोरी। भले ही हमको ब्रैडबरी की स्टोरी में वायलेंस नजर आएगा, बहुत ही ब्रूटल सीन नजर आएंगे। इफ यू लुक एट द टाइटल ऑफ द स्टोरी, अगर हम स्टोरी के टाइटल पर जाए, देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स, यहाँ सॉफ्ट रेन आएगी। इट appears that the author is making a prediction for the future by using will come। ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऑथर जो है प्रिडिक्शन कर रहा है फ्यूचर का कि आएगी। बट वॉट विल कम, आर सॉफ्ट रेन्स। लेकिन क्या आएगा? सॉफ्ट रेन्स। Here, soft rains can be seen as the artificially produced rains। यहाँ पर आर्टिफिशियली सॉफ्ट रेन जो है वो आर्टिफिशियल रेन के बारे में हो रहा है। Since these rains were a product of technology, they were just an imitation of natural rains and could last as long as there was water in the reserves। क्योंकि ये जो रेन्स है वो एक प्रोडक्ट है टेक्नोलॉजी का, ये सिर्फ एक इमिटेशन है ऑफ नेचुरल रेन्स, और ये लास्ट करेगा, जितना वाटर रिजर्व्स में है उतना ये रेन चलेगी ही चलेगी। 10 बोर मत होइएगा, इसी टाइप से ही है, पूरी टेक्नोलॉजी पर है। 10 इस तरह से द स्टोरी डिपिक्ट्स अ टेक्नोलॉजिकल फिक्चर एंड एट automated house which along with a number of gadgets withstood the nuclear blast
though its occupants did not। जैसे कि स्टोरी डिपिक्ट करती है एक टेक्नोलॉजिकल फिक्शन। क्या है टेक्नोलॉजिकल फिक्शन में? एक तो ऑटोमेटिक हाउस से रखा है, ऑटोमेटेड हाउस से रखा है, विच along with a number of gadgets। उस ऑटोमेटेड हाउस का मतलब ये है उसमें कई सारे गजेट्स हैं, और उसका सामना होता है उस घर का एक न्यूक्लियर ब्लास्ट से। यद्यपि जब उस घर का सामना न्यूक्लियर ब्लास्ट से होता है तो उसके अंदर रहने वाले लोग हैं ही नहीं, मतलब ह्यूमन बींग्स नहीं है अंदर। बट दिस हाउस कुड नॉट सर्वाइव व्हेन अटैक्ड बाय अ नेचुरल एलिमेंट। लेकिन ये हाउस तब सरवाइव नहीं कर सका जब इस हाउस पर अटैक किया गया एक नेचुरल एलिमेंट के द्वारा। वो नेचुरल एलिमेंट था फायर। इस तरह से थ्रू द स्टोरी, इस स्टोरी के द्वारा, the author has tried to illustrate a world in which technology had gone too far so as to outlast humanity। इस स्टोरी के द्वारा ऑथर ने ये ट्राई किया है कि वो इलस्ट्रेट कर सके विद एग्जाम्पल, एक ऐसी दुनिया दिखा सके जहां पर टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल चुकी थी, इतनी आगे निकल चुकी थी ताकि वो ह्यूमैनिटी को आउटलास्ट कर सके, मतलब ह्यूमैनिटी को अपंग दिखा सके, ह्यूमैनिटी को पीछे दिखा सके। टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल चुकी थी। आज से 50 साल बाद या 20 साल बाद इस टाइप की घर होंगे, आज भी होते होंगे जैसे उसमें दिखाया गया है। तो उसका मतलब क्या है कि ह्यूमन बीइंग के पास कोई काम ही नहीं है करने के लिए। अब वो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी कर रही है सारे काम, तो ह्यूमन बीइंग की यूज क्या जरूरत है इस दुनिया में, मतलब आउटलास्ट कर जाना। There is thus an underlying fear and a warning that rapid technological advancement could lead to the end of humanity। इस तरह से यहाँ पे एक अंडरलाइन फियर, एक बेस फियर भी दिखाया गया है जो एक वार्निंग दे रहा है कि रैपिड टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हो रहा है वो शायद पूरी ह्यूमैनिटी को खा ही जाएगा। तो अभी तक जो आपने पढ़ा ना, इसमें इसी टाइप की आप स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, यही टर्मोलॉजी मिलेगी उसमें, इसी टाइप के पॉइंट्स मिलेंगे। टेक्नोलॉजी क्या है, सामने से क्या हो रहा है, और बहुत स्लो स्लो पढ़ाऊंगी ये वाली स्टोरी में, क्योंकि इसमें कहानी नहीं है, इसमें फैक्ट्स हैं। ये चीज हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये चीज हो गई, फिर ये हो गई, उसके साइड इफेक्ट्स हैं, उसके आउटकम आ रहे हैं। फिर उस आउटकम के द्वारा आप समझेंगे नेचर क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। लाइफ वर्सेस टेक्नोलॉजी, द स्टोरीज मेन थीम। स्टोरी की जो मेन थीम है वो यही, ओके, लाइफ और टेक्नोलॉजी देखते हैं। The story's main theme is that nature will outlast humanity and would thrive even when the entire humanity has been destroyed। स्टोरी की मेन थीम ये है कि नेचर जो है वो ह्यूमैनिटी को आउटलास्ट करेगा, और नेचर जो है वो थ्राइव करेगा जब पूरी ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो चुकेगी, तब भी नेचर थ्राइव करता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, अपनी जर्नी पर रहेगा। टू डिस्क्राइब दिस थीम, इस थीम को डिस्क्राइब करने के लिए द नरेटर हैज डिपिक्टेड अ डे इन द लाइफ ऑफ अ होम whose automated artificially intelligent machines perform such activities as making meals, cleaning the house, continuing to operate even after its human residents have perished in a nuclear explosion। वो डिस्क्राइब करते हैं इस थीम को कि जो नैरेटर है वो डिपिक्ट करता है एक लाइफ, एक ऐसे घर में जो घर पूरी तरीके से ऑटोमेटेड है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स उसमें परफॉर्म करती है, वही मशीन्स मील्स तैयार करती है, मशीन्स घर को क्लीन करती हैं, कंटिन्यूइंग टू ऑपरेट, वो ऑपरेट करती हैं पूरे घर को आफ्टर इट्स ह्यूमन रेजिडेंट्स, मतलब जब ह्यूमन रेजिडेंट्स वहां से चले जाते हैं, हैव पेरिस्ड, सब पेरिस्ड हो जाते हैं, चले के जाते हैं,
सब पहले ही पेरिस्ट हो जाते हैं इन अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, घर के सारे लोग उसमें मारे जाते हैं। उसके बाद भी पूरा घर में सेम काम चलता रहता है, मतलब काम रुकता नहीं है। इंसान के मरने के बाद भी घर की मशीन्स खाना बना रही हैं, क्लीन कर रही हैं, घर में किसी को आने नहीं दे रही हैं। जो ह्यूमन बीइंग के होते हुए भी हो रहा था, उनके जाने के बाद भी हो रहा है। इन डूइंग सो द ऑथर हैज ट्राइड टू शो the extent to which technology has taken on the characteristics of humans and is yet devoid of human touch। ऐसा करते हुए दिखाकर ऑथर ने कोशिश की है ये दिखाने की कि किस हद तक टेक्नोलॉजी ह्यूमंस की कैरेक्टरिस्टिक्स अपना चुका है, और फिर भी उसमें कुछ ह्यूमन टच की डिवॉइड है, थोड़ा बहुत कमी है। The automated house has been attributed with distinctly human as well as animalistic characteristic। जो ऑटोमेटेड हाउस है उनको एट्रीब्यूटेड दिखाया गया है, लेस दिखाया गया है उन डिस्टिंक्टली, उन खास ह्यूमन और एनिमलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स से। फॉर एग्जाम्पल, जो रोबोट माइस है या फिर जो कॉपर स्क्रैप रेट्स हैं, क्लीन द हाउस, वो घर को साफ करते हैं। जो 20 स्नैक्स हैं, ट्राई टू डाउस द फायर, वो फायर को फेंकने की कोशिश करते हैं इन द हाउस विद अ क्लीन कोल्ड वेनम ऑफ ग्रीन फ्रॉथ। और वो उसमें जो आग निकल रही है वो बिल्कुल कोल्ड वेनम, क्लीन कोल्ड वेनम, मतलब कोल्ड ग्रीन कलर का पॉइजनस सा लग रहा है। जब वो आग बाहर निकल रही है तो वो आग नहीं लग रही है देखने में, वो क्लीन कोल्ड वेनम, जैसे कि फन से, सांप के फन से उसका मटेरियल बाहर निकल रहा हो, वैसी लग रही है वो देखने में। जो नर्सरी दिखाई गई है इस घर में अम्यूजमेंट के लिए जो बनी है, उसमें भी सारे आर्टिफिशियल एनिमल्स दिखाए गए हैं। तो ये आर्टिफिशियल एनिमल्स, ग्रीन कलर का वेनम, रैट्स के द्वारा पूरे घर को साफ करना, तो ये क्या है? मशीन्स को एनिमलिस्टिक साथ साथ ह्यूमनिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए गए। मशीन्स मशीन्स की तरह ना दिखकर ह्यूमन एक्टिविटीज कर रही है और एनिमल्स की तरह दिख रही है। द हाउस कैन प्रोड्यूस ह्यूमन लाइक वॉइसेस, including a voice that tells the weather, a voice that gives reminders of the time, and a voice that reads poetry aloud। आज के टाइम में एलेक्सा है ना, पहले एलेक्सा का जब वॉइस सुनते होगे तो लगता होगा ये किसी मशीन की आवाज है, लेकिन अब जब सुनते होगे आपको अपनी फैमिली का पार्ट लगता होगा कि एक आवाज एलेक्सा की भी है हमारे घर। मोबाइल में भी जो इस टाइप की आवाजें आती हैं, तो वो अब आपकी फैमिली का पार्ट बन गए होंगे, ह्यूमन बीइंग की आवाज, उस मशीन की आवाज। तो एक तरीके से मशीन को एट्रीब्यूट दे दिया, कौन सा वाला? ह्यूमन बीइंग वाला, हमारा वाला। तो ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है आज के टाइम का। आज के 50 साल बाद ये सारी चीजें घरों में होंगी। हाउस जो है वो प्रोड्यूस करता है ह्यूमन लाइक वॉइसेस। घर में ह्यूमन लाइक वॉइसेस आ सकती हैं, जैसे कि एक आवाज आती है जो बताती है कि आज का मौसम ऐसा है। ठीक है, जैसे हम आपस में बात करते हैं आज कैसा है मौसम, तो बाहर देख के कोई दिखाएगा आज ये मौसम है, अभी मशीन ही बता देगी। अब वॉइस दैट गिव्स रिमाइंडर्स ऑफ द टाइम, एक आवाज आती है जो आपको रिमाइंडर देती है टाइम का। एक आवाज आती है जो पोइट्री तेजी से रीड करती है। फर्दर इट्स एटिक विच इज पोर्ट्रेड as the control center for the artificially intelligent machinery is described as a brain। उसके बाद एक एटिक है, छज्जा टाइप का है, जिसको पोर्ट्रे किया जाता है कि ये जो एटिक है ये कंट्रोल सेंटर, जितने भी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीनरी है उसका कंट्रोल सिस्टम यही है। और उस एटिक को ब्रेन की तरह डिस्क्राइब किया गया है इस घर में कि इस घर का ब्रेन ये है।
सो इसीलिए when the house fire begins to reach the attic, जब घर की आग एटिक तक पहुंचने वाली होती है, the house activates its entire machinery to protect its most vital organ, much like the human body protects its brain. तो घर की जो आग जब एटिक तक पहुंचने वाली होती है, तो हाउस जो है ना एक्टिवेट कर देता है अपनी सारी मशीनरी को, ताकि वो घर के सबसे वाइटल ऑर्गन को बचा सके। और घर का सबसे वाइटल ऑर्गन है एटिक, जैसे ह्यूमन बॉडी का सबसे वाइटल ऑर्गन होता है ब्रेन। द हाउस ट्राइज टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस टू हेल्प इट्स ऑक्यूपेंट्स लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। ये घर ट्राई करता है सारे फंक्शंस परफॉर्म करने की, ताकि घर के अंदर रहने वाले लोगों की हेल्प कर सके, कि घर के अंदर रहने वाले लोग एक कंफर्टेबल लाइफ गुजार सके। इट ऑल्सो परफॉर्म्स essential social functions by reminding the occupants of the birthdays and anniversaries of their near and dear ones. ये मशीन जो है परफॉर्म करती है एसेंशियल सोशल फंक्शंस को, जो रिमाइंड करा रही है वो उस घर के लोगों की कब बर्थडेज है, कब एनिवर्सरीज है, अपने नियर एंड टियर वन की। 10 इस तरह से the house seems to be integrated into human life at all levels, from the most basic to the most cultured, like reading poetry, to its human occupants. इस तरह से एक घर जो है वो इंटीग्रेटेड नजर आता है ह्यूमन लाइफ से हर एक लेवल पर, मोस्ट बेसिक से लेकर मोस्ट कल्चर्ड, लाइक रीडिंग पोइट्री, ह्यूमन ऑक्यूपेंट्स के लिए। इस तरह से की बात अंडरलाइन कर लीजिए। The house technology continues its human-like function even after the people it was intended to serve had gone. अब अगर हम ह्यूमन बीइंग होते तो हम इस टाइप से फंक्शन करना बंद कर देते हैं, अगर घर में कोई लोग ही नहीं है। अब ये टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करेगी। घर की जो टेक्नोलॉजी है वो कंटिन्यूस करती है अपनी ह्यूमन लाइक फंक्शन को इवन आफ्टर द पीपल, हालांकि जो लोग हैं इट वॉज इंटेंडेड, जिनके लिए टेक्नोलॉजी बनाई गई सर्व के लिए, हैड गॉन, वो चले गए हैं घर से। दिस शोज, ये चीज क्या दिखाती है, टेक्नोलॉजी इज इनह्यूमेन, टेक्नोलॉजी अमानवीय है। द हाउस कैरीज ऑन ऑल इट्स रूटीन फंक्शंस एज इफ इट्स रेजिडेंट्स वर अलाइव। हाउस जो है वो घर के सारे रूटीन फंक्शंस को कैरी करता है मानो कि घर की रेजिडेंट्स अलाइव। इट कंटिन्यूज टू कुक, ये कुक करना कंटिन्यू रखता है। मेक रिमाइंडर्स अबाउट द डे, डे के बारे में रिमाइंडर्स देता है। प्रोवाइड एंटरटेनमेंट फॉर द चिल्ड्रन एंड सो। हाउएवर, हालांकि the author does not portray that these gadgets were oblivious of the futility of their having ability to use their sense to see and to feel. हालांकि ऑथर ने ऐसा कुछ पोर्ट्रे नहीं किया है कि ये गैजेट्स जो है पूरी तरीके से ऑब्लिवियस है, फॉरगेटफुल है, भूले हुए हैं, कि भाई उनका जो अब ये काम जो कर रहे हैं, एबिलिटी जो शो कर रहे हैं वो अब यूजलेस है, क्योंकि ये देख नहीं सकते और फील नहीं कर सकते, तो उनको पता ही नहीं कि ये जो मशीन काम कर रही है तो मशीन यूजलेसली काम किए जा रही है। सो when the radiation poisoned family dog returns home, जब रेडिएशन से पॉइजन फैमिली डॉग घर लौटता है, फॉर एग्जाम्पल ब्रैडबरी सेज, ब्रैडबरी कहते हैं कि जो डॉग है रैन अप स्टेयर, सबसे ऊपर जाता है, हिस्टेरिकली येल्पिंग टू ईच डोर, बहुत ही नर्वसली वो हर एक डोर पर जाकर अपना विनिंग कर रहा है, रो रहा है।
एट लास्ट रियलाइजिंग, आखिरकार उस डॉग को पता चल जाता है, एज द हाउस रियलाइज, क्योंकि हाउस रियलाइज कर गया, द ओनली साइलेंस वॉज हियर, कि यहाँ सिर्फ साइलेंस ही था। कुछ मिस हो गया बेटा इसमें। फ्रॉम द फ्रेज एज द हाउस रियलाइज, ये जो फ्रेज दिया गया है, हाउस को पता चल गया, रीडर्स कैन इन्फर दैट हाउस नोज, रीडर यहाँ पर ये आकलन लगा सकते हैं कि हाउस जो है जानता है, दैट इट्स ह्यूमन इनहेबिटेंट्स आर गॉन। अच्छा, हाउस ने इस टाइप से रिएक्ट किया कि घर में साइलेंस ही था, तो वो समझ गया हाउस कि घर में रहने वाले लोग चले गए हैं, लेकिन इट कंटिन्यूज टू ऑपरेट एज दो इट्स इनहेबिटेंट्स हैव जस्ट गॉन आउट। लेकिन ये सब चीजें कंटिन्यू रखता है करना, मानो कि इनहेबिटेंट्स अभी अभी गए। दिस शोज, ये चीज दिखाती है, अ सेंस ऑफ पर्पस, कि टेक्नोलॉजी में एक सेंस ऑफ पर्पस है, एक उद्देश्य की भावना है जो परे है सर्विंग ह्यूमंस। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये आएगा उसमें। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी या हाउस या गैजेट्स जो है वो पूरी तरीके से स्टेट ऑफ बीइंग ऑब्लिवियस में है, वो फॉरगेट कर गए, उन्हें नहीं पता घर में क्या हो रहा है, कोई है या नहीं है, वो ऐसे ही अंधों की तरह काम किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी का पर्पस है सर्विंग ह्यूमन से परे अपने काम को जारी रखना। कोई हमें सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, कोई हमारे बनाए हुए फूड को खा रहा है नहीं खा रहा है, इट डजेंट मैटर। क्या मैटर करता है, हमको अपना काम पूरी शिद्दत से करना है, ये दिखा रही है टेक्नोलॉजी। ऑल्दो, यद्यपि, द ऑटोमेटेड हाउस इज एन इमिटेशन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, ये जो ऑटोमेटेड हाउस है ये एक इमिटेशन है नेचुरल वर्ल्ड का, जो नेचुरल दुनिया होती है। इट्स इनहेबिटेंट्स लैक ह्यूमिनिटी, इसमें रहने वाले लोगों के अंदर ह्यूमिनिटी नहीं है। इट्स इनह्यूमिनिटी बिकम्स सो ऑब्वियस in its treatment of the family dog, who is suffering from radiation poisoning, finds itself in, उनकी ह्यूमिनिटी वहां बिल्कुल ऑब्वियस साफ साफ नजर आती है जब वो ट्रीटमेंट देते हैं अपनी फैमिली डॉग को जो रेडिएशन से सफर कर रहा है, और अपने आप को देखता है, वो फाइंड करता है। अगला पेज और भेज मेरा। अच्छा वो, एन अटरली हॉस्टाइल एनवायरनमेंट डिवॉइड ऑफ इट्स मास्टर, वो अपने आप को पूरी तरीके से हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में पाता है। हॉस्टाइल मतलब एकदम निगेटिव, इविल। डिवाइड ऑफ इट्स मास्टर, क्योंकि इसके मास्टर्स घर में है ही नहीं। इट मेक्स नो अटेम्प्ट टू हेल्प द डॉग और टू प्रोवाइड फूड टू हिम विच ही फ्रेंटिकली लुकिंग फॉर, ये जो घर है कोई अटेम्प्ट नहीं करता उसकी हेल्प, डॉग की हेल्प करने का कोई अटेम्प्ट नहीं करता, ना ही डॉग को फूड देने के बारे में कुछ अटेम्प्ट करता है। वो डॉग जो फ्रेंटिकली लुक फॉर कर रहा है, पागलों की तरह फूड की तलाश में है। इनफैक्ट वास्तव में, the robot mice that clean up the dirt that the dog tracks in are portrayed as angry at having to clean up mud. वास्तव में जो रोबोट माइस है जो घर के डर्ट को क्लीन अप करता है, दैट डॉग ट्रैक्स इन, वो डॉग को ट्रैक कर लेता है, और जैसे ही वो रोबोट माइस डॉग को ट्रैक करता है,
तो रोबोट माइस अपना एंगर दिखाता है, मतलब उसको गुस्सा आता है कि डॉग इतनी गंदगी क्यों फैला रहा है पूरे घर में क्लीन अप करते समय। फर्दर व्हेन द डॉग डाइज, आगे डॉग मर जाता है, द रोबोट माइस इंस्टेंटली whisk इट्स बॉडी इनटू द इंसिनरेटर विदाउट एनी रिमोर्स और सॉर्ट। तो जो रोबोट माइस है वो उसकी बॉडी को इंसिनरेटर, एक मशीन है जहाँ कूड़ा डाला जाता है, वो कूड़ा वहां जाकर मर्ज होकर फिर कन्वर्ट हो जाता है, उसमें डाल देता है। और जब माइस इस टाइप से उसको उसमें डालता है तो माइस को कोई रिमोर्स की फीलिंग नहीं होती, कोई सॉरो की फीलिंग नहीं होती। All this show the extent to which the author finds humans and machines as having merged in some fundamental way. ये सारी चीजें दिखाती हैं कि कैसे इंसान और मशीन्स इस तरह से मर्ज हो गए हैं कुछ फंडामेंटल वे में। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन फैमिली हु लिव्ड इन द हाउस वॉज डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गई थी टेक्नोलॉजी पे, फॉर इट्स रूटीन चोर्स, जो उसके दिन भर के काम काज हुआ करते थे, एज वेल एज फॉर इट्स सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए भी वो टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंड थी। एंड द मैन मेड टेक्नोलॉजी, और जो आदमी ने बनाई है टेक्नोलॉजी, कंटिन्यूज टू वर्क इवन आफ्टर द फैमिली वॉज नॉट अराउंड। वो टेक्नोलॉजी तब भी काम की जा रही है जब वहां फैमिली है ही नहीं। Initially, the house seems to provide its inhabitants a life of ease and leisure. स्टार्टिंग में हम देखते हैं घर जो है, घर के लोगों को लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ दे रही है। बट द हाउस क्रूअल indifference to the fate of human inhabitants and animal suggests, अंडरलाइन कीजिएगा, that the blending of technology with life would be a dangerous thing. लेकिन हाउस का जो क्रूअल इंडिफरेंस है, मतलब घर का पूरा न्यूट्रल बिहेवियर, वो न्यूट्रल बिहेवियर भी एकदम क्रूअल वे में है ह्यूमन के फेट के आगे। जो वहां पर इनहेबिटेंट्स है वो गायब हो गए हैं, पेरिस्ट हो गए हैं, मर मरा गए हैं, खत्म। जो बेचारा एनिमल डॉग वहां पर आया है, टेक्नोलॉजी क्या कर रही है उन दोनों के साथ? नथिंग। वो सब अपना काम कर रही है। उसके अंदर अगर यहीं पर कोई ह्यूमन बीइंग होता तो उस डॉग को खाना देता खाने के लिए। घर ने क्या किया? दरवाजा बंद रखा। माउस ने क्या किया? जो उसने गंदगी फैलाई इस पर गुस्सा दिखाया। बाद में जब डॉग भूख से मर गया तो उसको उसमें डाल दिया। क्या है टेक्नोलॉजी? ये सजेस्ट करती है कि अगर आप टेक्नोलॉजी से अपनी लाइफ को ब्लेंडिंग करते हैं, अपनी डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी पर डालते हैं, तो ये बहुत ही डेंजरस थिंग। दिस बिकेम एन इवन मोर डिस्टोपियन विजन फॉर द ऑथर in the aftermath of the nuclear holocaust that destroyed the cities of Hiroshima and Nagasaki. An example of cutting edge technology, the atomic bomb. ये चीज दिखाती है कि मोर डिस्टोपियन विजन दिखाती है। यूटोपियन बहुत ही राम राज्य वाली बात होती है, डिस्टोपियन बहुत ही निराशा वाली दुनिया। ऑथर के लिए लगता है कि आगे की दुनिया बहुत ही डिस्टोपियन आने वाली है, निराशा वाली, जो देखने को मिली भी आफ्टर मैथ, जब न्यूक्लियर हॉलोकास्ट हुआ, उसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी बर्बाद हो गए। तो ये क्या था? ये टेक्नोलॉजी का कटिंग एज, मतलब एटॉमिक बॉम्ब या टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल टाइप का था। इस तरह से द ऑथर वांट्स टू वार्न द रीडर्स, ऑथर यहाँ पर रीडर्स को वार्न करना चाहता है that if humans can produce an automated house that can withstand a nuclear blast, something also developed and triggered by human beings, perhaps we ought to be cautious of the rapid technological advancement being made. वो या रीडर्स को वार्न करना चाहता है कि अगर ह्यूमंस प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑटोमेटेड हाउस जो विदस्टैंड करें, जो फेस कर सकें किसी भी न्यूक्लियर ब्लास्ट को,
समथिंग ऑल्सो डेवलप, कुछ ऐसा डेवलप करें, ट्रिगर्ड करें बाय ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग के साथ ट्रिगर्ड हो सके, तो शायद हमको अब जरूरत है सावधान होने की। मीन्स टेक्नोलॉजी, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट के द्वारा घर के अंदर के लोग खत्म हो गए, लेकिन टेक्नोलॉजी पर कोई असर नहीं आया। क्या फायदा ऐसी टेक्नोलॉजी का? कुछ ऐसा हमने डेवलप किया जो ट्रिगर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, कुछ ऐसा जो डेवलप हुआ, ट्रिगर्ड हुआ हमारे